कभी कभी इंसान जो होता है अपने ही शौक़ को अपना ही ज़िंदगी का जीने का एक ज़रिया बना लेता है, लेकिन वह नहीं सोच पाता कि हमारी जो शौक़ है आगे चलकर हमारे लिए एक मुसीबतों का पहाड़ बनने वाली है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है अपने मुसीबतों को इस तरह मोल ले लेता है जिसकी वजह से खुद चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है और उसी परेशानियों से अब निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तराखंड प्रदेश का, और उसी में जाना माना धर्मनगरी पड़ता है नैनीताल, और ठीक उसी में ही एक नंदपुरा जाना माना इलाका भी पड़ता है। और मैं बात कर रहा हूँ ठीक 15 जून का ही। अब एकदम सुबह सुबह का टाइम होता है तो नंदपुरा के कुछ लोग होते हैं जो अपने गांव के बाहर एक नहर होता है, उसी पैगडंडियों पे मौके पर अब जा रहे होते, तभी उनकी जो नज़र होता है अपने ही सूखी नहर में पड़ता है। तो देखते हैं कि युवती पूरी तरह से मृत अवस्था में वहाँ पड़ी हुई है, और जो व्यक्ति होते हैं मौके पर देखने के बाद सनस रह जाते हैं, लेकिन वह कुछ बतलाने की वजह तुरंत पीछे हट जाते हैं। लेकिन उसी गांव का रहने वाला कुलदीप महेश्वरी होता है, जैसे उनकी बात और उनकी शंका को देखता समझ जाता है, वह भी नहर पे जाता है, और जाने के बाद उसी वक्त बड़े ध्यान से सूखे नहर में अपनी नज़र गड़ा के लखना शुरू कर देता है, और सोच लेता कि अरे या तो महिला है, पूरी तरह से मृत अवस्था में दिखाई पड़ रही है। तभी उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब रामनगर कोतवाली में दे देता है, और रामनगर कोतवाली में जब इसकी खबर लगता है तो वहाँ के थाना प्रभारी अब रवि कुमार सैनी होते हैं। जैसी खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है ठीक उसी वक्त अब नंदपुरा के गांव के बाहर जो नहर होता है वहीं पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहां तो भीड़ लगा हुआ है, और भीड़ को मौके पर इधर जो होता है रवि कुमार सैनी हटाने के बाद जब अंदर जाते हैं, जो नज़ारा देखते हुए पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं, क्योंकि उनको दूर से दिखाई देता है कि सूखी जो नहर होता है वहाँ कुछ झाड़ी होते हैं साइड में, उसी झाड़ी पर एक मौके पर तौली लटका हुआ है, और एक चादर बगल में होता है, और एक रुमाल पड़ा होता है। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से नज़ारा जब देखती समझ जाते कि बस करो यह क्लियर महिला की डेड बॉडी है। उसकी टीम उसी वक्त अब सीढ़ियाँ मंगवाती है, और सीढ़ियाँ मंगवाने के बाद उस नहर में सीढ़ी लगवाती है, 2 सिपाही को उतार देते। दोनों सिपाही जाते हैं, कैसे न तैसे कर उस महिला की बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, और लेकर जैसे ही बाहर निकलते तो पता चलता है थाना प्रभारी की जो नज़र होती है पूरी तरह से देखकर वहीं बॉडी का निरीक्षण करना जब शुरू कर देती है, तो इधर जो था महिला का शिनाख्त है वहाँ के लोगों के द्वारा अब नहीं हो पाता है, क्योंकि महिला का जो चेहरा होता है पूरी तरह से किसी तेजाब से अब ख़राब कर दिया जाता है, और इधर बॉडी के कई हिस्से जो होते हैं काफ़ी सारे फूले हुए होते हैं। पुलिस की टीम नहीं समझ पाती कि आखिर इस महिला की जो हत्या है क्या इस जगह पर किया गया है, या हत्या कहीं और कर ला के बॉडी यहाँ डंप किया गया है। थाना प्रभारी रवि कुमार सैनी जो होते हैं अपने हिसाब से इस केस की गहराई तक जांच पड़ताल करने के लिए उसी वक्त वहाँ पर जितने भी अब खड़े व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने के लिए उस महिला के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति होता है जैसे वहाँ पहुँचता खड़ा होता है, डेड बॉडी के करीब जाता, शिनाख्त करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनाख्त अब नहीं कर पाता है। लेकिन काफ़ी घंटे का वक्त बीत जाता, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति पहुँचता है जो ठीक चिकलिया गांव का रहने वाला होता है। कहने लग जाता कि साहब हमारी जो पत्नी है लगभग 4 महीने से बिन बताए हमारे घर से लापता है, कहीं वह महिला तो हमारी पत्नी तो नहीं है रूपा। यही बात कहकर वह जो व्यक्ति होता है थाना प्रभारी संपर्क करता है, थाना प्रभारी उसको अपने साथ लेते हैं, अब बॉडी के करीब ले जाते हैं। लेकिन वह जो व्यक्ति होता है बॉडी को जब देखता है और देखने के बाद उसी वक्त जो होता है कहने लग जाता कि ना साहब
यह महिला हमारी अपनी पत्नी नहीं है, बल्कि यह महिला तो कोई और है, क्योंकि हमारी पत्नी के दाहिने हाथ पर हमारा नाम और उसका नाम गुदा हुआ है। यह बात जैसे ही थाना प्रभारी सुनते उसी समय समझ जाते कि बस करो, यहाँ कोई भी व्यक्ति जो होता इस महिला का शिनाख्त कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यह महिला जो होती है यहाँ की जब रहने वाली है नहीं, तो आखिर इसका शिनाख्त यहाँ कौन कर पाएगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का वहीं फोरेंसिक टीम की मदद से निरीक्षण करवाती है, पंचनामा भरवाती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में मोर्चरी में भिजवा देती है, कि ताकि जल्द जल्द इस बॉडी के बारे में कुछ ना कुछ रहस्य पुलिस के सामने निकल के आ जाए। और उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है फ़ोटो को लेती है और लेने के बाद अपने ज़िले के जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली में भी उस फ़ोटो को भिजवा दिया जाता, ताकि इस महिला के बारे में जल्द जल्द पुलिस के सामने शिनाख्त की कोई खबर मिल पाए। और साथ में महिला के फ़ोटो को लेती है, वहाँ के जो अखबार होते हैं उनमें भी चस्पा करवा देती है, और साथ में इसकी जो खबर होता है मुखबिरों को भी दे दिया जाता है कि जल्द जल्द इस महिला के बारे में कोई ना कोई हमें कारणवश खबर दिया जाए। अब उसकी जो टीम होती है अपने हिसाब से लग पड़ जाती है, और जब लग पड़ जाती है तो इधर जैसे ही 22 जून का वक्त होता है, तो उसी वक्त जो होता है रामनगर जो कोतवाली होता है, उसी कोतवाली में अंकित शर्मा नाम का एक व्यक्ति पहुंचता है, जो ठीक इधर जो होता है दिल्ली के ही भंजनपुरा इलाके का रहने वाला होता है। और जैसे ही अंकित शर्मा पहुंचता करने लग जाता कि साहब हमारे सामने एक अखबार है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ कोतवाली में बैठे मौके पर थाना प्रभारी रवि कुमार अफसैनी जैसे उस अखबार के फ़ोटो में कुछ देखते हैं, समझ जाते क्या तो फ़ोटो हमने ही अखबार में ठीक कुछ दिन पहले ही छपवाया हुआ था। और इधर अंकित शर्मा कहने लग जाता कि साहब इस फ़ोटो को देखकर हमें यकीन हो गया है यह हमारी अपनी ही पत्नी है, बल्कि जन्नत निखत अंसारी। और जैसे यह बात वहाँ थाना प्रभारी सुनते हैं, कहने लग जाते क्या तुम्हारी अपनी पत्नी है। यह बात सुनकर थाना प्रभारी भी चौंक जाते कि आखिर जो होता है एक हिंदू व्यक्ति जो होता है एक मुस्लिम औरत को अपनी पत्नी कैसे बना सकता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब शंकावश अंकित को अपने साथ लेती है और लेकर मोर्चरी पहुंच जाती है। और मोर्चरी में रखे हुए बॉडी को जैसे बाहर निकाला जाता है, तो उसी वक्त अंकित जो होता है जैसे देखता उसी वक्त कहने लग जाता कि साहब यह हमारी अपनी पत्नी जन्नत निखत अंसारी है, और वहीं चीखना शुरू कर देता है। और पुलिस की जो टीम होती है शंका जाकर सीधा का सीधा अंकित शर्मा पर होने लग जाता है, क्योंकि अंकित शर्मा जो होता है एक ब्राह्मण होता है और इधर जन्नत निखत अंसारी जो होती है एक मुस्लिम होती है। क्योंकि मामला भी काफ़ी पेचीदा हो सकता है कि बस करो हिंदू होने के नाते कहीं अंकित शर्मा ने ही जन्नत की बेरहम तरीके से अपने हाथों से हत्या की होगी। अब उसकी जो टीम होती है अंकित शर्मा से वहीं थाने में ले जाती है, बैठा कर पूछताछ करते अपने हिसाब से। लेकिन पता चलता अंकित शर्मा पूरी तरह से अब निर्दोष है। पुलिस की टीम के सामने अंकित शर्मा बेधड़क एक बात कह जाता कि साहब जन्नत का ही एक अपना जीजा है सोनू, साहब उसी ने ही मिलकर जन्नत की बेरहम तरीके से हत्या की है। और पुलिस के सामने जो होता है इधर अंकित शर्मा अब जन्नत और सोनू के कुछ ऐसी आप बीती बात पुलिस के सामने रख देती, जिसकी वजह पुलिस को शंका पूरी तरह से बदल गया। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर सोनू के अता पता पहुँचती है। पता चलता है कि सोनू जो होता है ठीक है इसी जो चोर पानी पड़ता है इलाका, उसी इलाके में एक स्टोन क्रेशर है, ठीक उसी के पीछे उसका अपना खुद का एक किराए का मकान है। और पुलिस की टीम जैसे खबर पाती उसी वक्त एक टीम लेकर ठीक वहीं पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जो था सोनू की तलाशी अपने हिसाब से किया जाता है, लेकिन वहां पर तो नहीं मिलता। पुलिस की टीम काफ़ी हथकंडा अपनाती है, मुखबिरों को बेलट कर देती कि जल्द जल्द सोनू को अपने कस्टडी मिले। मुखबिर बड़ी जल्दी मेहनत भी करते हैं और उनका मेहनत रंग भी लाता है। और तभी मुखबिरों के द्वारा पता चल जाता कि ठीक जो होता है इधर जो चोरपानी इलाका स्टोन इधर क्रेशर के जो एक टीन है उसी के पीछे मौके पर सोनू छिपा हुआ है। पुलिस की टीम जाती है, सोनू को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर वहाँ के ही अब कोतवाली में पहुंच जाती है। लेकिन सोनू से जैसे पूछताछ किया जाता बिना टाइम लगाए जन्नत निखत अंसारी की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेता है। लेकिन जो अब सच्चाई रखता है सुनने के बाद तो हर किसी का सोचने का जो शक्ति होता है पूरी तरह से एकदम ख़त्म होने के कगार पर दिखाने लग जाती है। दोस्तों असल में उत्तराखंड का जाना माना धर्मनगरी है वैसे नैनीताल, और वहीं से लगभग 56 किलोमीटर दूर पड़ता है रामनगर, और उसी में ही एक चोरपानी जाना माना इलाका पड़ता है, और ठीक उसी में ही एक स्टोन क्रेशर जाना माना कंपनी पड़ता है। और उसी के पीछे एक जो होता है
मकान होता है राम जी का। उन्हीं मकान के किराए पर तौर पर रहने वाला सोनू सैनी होता है। सोनू सैनी जो होता है मौके पर शादी के पहले उसकी जो ज़िंदगी होती है बड़ा ही रंगीला मिजाज का होता है, लेकिन उसके जो पिता होते हैं अभिनव राजपूत वह सोच लेते हैं कि हमारा जो बेटा है अब शादी के बाद पूरी तरह से सुधर जाएगा। यही सब सोच साज कर अब जो होते राजपूत अपने बेटे सोनू की जो शादी होता है तौर तरीके से कराने के लिए मेहनत भी करते हैं। उनका जो मेहनत होता है बड़ी जल्दी अब रंग भी लाता है और तभी पता चलता है कि ठीक जो होता है उत्तर प्रदेश का ही इधर जाना माना अमरोहा ज़िला पड़ता है, उसी में ही रफतपुरा एक जाना माना इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाली अब इधर मीना होती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है, जिसकी वजह से राजपूत जो होते हैं अपने बेटे के लिए अब रिश्ते की मांग करने के लिए मीना के घर वालों से संपर्क करते हैं और बड़ी जल्दी जो होता है मीना की जो शादी होता है अब सोनू सैनी के साथ हो जाता है। और सोनू अपनी पत्नी को लेता और लेकर ठीक वहीं जो होता है अब चोरपानी के स्टोन क्रेशर के पास जो मकान होता है उसी में लेकर किराए के तौर पर अब रखना शुरू कर देता है। और जब रखना शुरू कर देता है कुछ दिन तो मीना के साथ खूबसूरत तरीके से रिश्ते में बचता है, लेकिन इधर जो होता है सुबह के टाइम निकलता और शाम के टाइम ही लौट पाता है। और मीना के मन में अब शंका होने लग जाती कि हमारा जो पति है आखिर आए दिन हमारे साथ बदलाव में क्यों बर्ताव ला रहा है। यही सब सोच साच कर मीना सच्चाई जानने के लिए खुद सोनू के पीछे पड़ जाती हैं। तभी सोनू के कुछ अपने करीबी होते हैं, अब उन्हीं से मीना संपर्क करती है तो मीना के सामने काफ़ी चौंकाने वाले राज निकल के आ जाते। पता चलता है कि हमारे साथ तो रिश्ते में बहुत तरीके से मोनू का रिश्ता बंधा हुआ है, लेकिन जैसे ही निकलता है तो उसके रिश्ते काफ़ी लड़कियों के साथ बाहर जाकर बन गए हैं। यहाँ तक कि लड़कियों का दलाली करना भी सोनू शुरू कर चुका है। काफ़ी सारी सच्चाई जानकर मीना अब चौंक जाती है और जब चौंक जाती है तो इसी बात को लेकर अब जो होता है मीना और साथ में अब इधर सोनू के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। झगड़े तकरार की वजह से मीना भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो होता है अगर पति का सच्चाई हमारे सामने आ भी गया है तो आखिर हम पति के ऊपर अब पहरा लगा तो नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से मीना भी अब अपने पति सोनू के रास्ते पर चल पड़ती है। इधर सोनू भी समझ जाता है कि हमारी पत्नी के पास अब हमारी बात मानने के सिवा कोई और कदम बच नहीं रहा, जिसकी वजह से अपनी पत्नी को अपनी बातों में उलझा लेता है और मना लेता है और इधर अपने ही साथ कुछ व्यापारियों को अपने घर लाना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी मीना के साथ अनैतिक रिश्ता बनवाने लग, जिसकी वजह से सोनू के पास काफ़ी सारे पैसे आने लग जाते हैं और इसकी वजह से अब सोनू काफ़ी रंग रूप में चल पड़ता है। अब जो होता है सोनू अपने ही घर में काफ़ी व्यापारियों को लाना शुरू कर देता है और जब लाने लग जाता है इसी बीच अपनी पत्नी मीना का अब सामना भी करवा लेता है और सामना होने के बाद जो होता है मीना के खूबसूरती को देख कर वह व्यापारी फिदा हो जाता है और इधर सोनू से बात करता है। सोनू अपनी पत्नी से अब जिद करने लग जाता है कि तुम्हें जो करना है अब खुल के करो। मीना समझ जाती है और मीना व्यापारी के साथ अनैतिक संबंध बनाती। अब उसी संबंध के बदले मीना को मुनाफा होने लग जाता और मीना को भी तौर तरीके से पैसे की लत लग जाती है। अब यह सिलसिला लती वाला मीना और सोनू को चलने लग जाता है। बेहतर तरीके से अपने घर में ही शख्स गल की एक राकेट खोल लेते हैं, काफ़ी सारी युवतियों को अपने घर में बुलाते तौर तरीके से रिश्ते को खुद जो होता है युवतियों व्यापारियों के साथ अंजाम दिलाते, उनको कमीशन के तौर पर मुनाफा मिल जाया करता था। यही सब जो होता है सेवा पानी के तौर पर सोनू अब लड़कियों को अपने घर में लाने लग जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। अब मोहल्ले को जब लगती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मोहल्ले वाले एक हो जाते हैं और सोनू का बेरहम तरीके से अपने इलाके में खोजबीन करना जब शुरू कर देते हैं तो पता चलता है सोनू को, और सोनू जो होता है अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित छोड़ छाड़ कर तुरंत जो होता है हार होकर अब इधर रामनगर के ही अब पिरुम दारा इलाके में चला जाता। वहाँ पर जो होता है कमरा लेता किराए का और वहीं पर रहना शुरू कर देता है और रहने जब लग जाता तो वहाँ पर रहते रहते वहाँ भी माहौल बनाता है और वहीं पर लड़कियों का दलालीगिरी करना शुरू कर देता है। काफ़ी लड़कियों को अपने कमरे पर लाता, व्यापारियों को लाता और उनसे मुनाफा कमाता, जिसकी वजह से अब वहाँ रहकर सोनू अपना जेब खर्चा चला पाता था। लेकिन इसी बीच जो होता है सोनू की मुलाकात जाकर ठीक इधर अब उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है बिजनौर, उसी में ही नूरपुर पड़ता है। वहीं की ही रहने वाली होती है रुखसार उर्फ प्रिया। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है, लेकिन उसकी अपनी माँ भी होती है जो दिल्ली के ही अब भजनपुरा इलाके में काफ़ी सालों से रह रही होती है और रहने की वजह से उसकी जो पहचान होती है देह व्यापारियों के साथ बन जाती है और बनने की वजह से अब इधर रुखसाना
कि अपनी माँ का पकड़ इतना हो जाता है। ये रुखसाना उर्फ प्रिया जो होती है एक दिन मुलाकात जाकर सोनू से जब कर लेती है, सारे धंधे के बारे में जानकारी ले लेती है। और ठीक जो होता है रुखसाना उर्फ प्रिया और सोनू का जो रिश्ता होता है पहले प्रेम प्रसंग में चलता है, दोनों के बीच संबंध बनता है, फिर दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। और शादी के तहत जो होता है अब सोनू प्रिया उर्फ रुखसाना को लेता है। रुखसार को लेने के बाद अब रहना शुरू करता है। रुखसार जो थी कुछ साल के अंदर 2 बच्चों की माँ बन जाती है। लेकिन इधर जो होता है रुखसार की जो अपनी मम्मी होती है अब सोनू के घर पर आना जाना शुरू कर देती है। तो सोनू को पहले ही पता है कि आखिर रुखसार की मम्मी की जो नीयत है वह पहले कहाँ से थी। लेकिन इसी बीच पता चलता है कि रुखसार की अपनी एक बहन भी है, जन्नत निखत अंसारी, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। अब इसकी जो खबर होता है या खबर जाकर कैसे न तैसे कर सोनू को लग जाता है। अब सोनू जो होता है अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मौके पर जन्नत भी फोकस करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच अब जन्नत जो होती अपनी माँ के साथ दिल्ली में जो भजनपुरा पड़ता है वहीं पर काफ़ी सालों से रहती है। लेकिन ठीक उसी के बगल एक और कमरा होता, उसी कमरे में रहने वाला अंकित शर्मा होता है। अंकित शर्मा का जो होता है इधर जन्नत की मम्मी के साथ काफ़ी सारी बैठका भी होती है, जिसकी वजह से अंकित की नज़र एक दिन जाकर अब जन्नत पे पड़ता है। जन्नत पे पड़ने की वजह से जन्नत के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है और अंकित और जन्नत दूसरे में एक दूसरे के लिए बन जाते हैं और दोनों रिश्ते पनपा लेते हैं और शादी का फैसला लेते हैं और शादी तक कर लेते हैं। इसकी जो खबर होता है जन्नत की मम्मी को लगता है तो दोनों के खिलाफ हो जाती है। लेकिन इधर जो होता है अब अंकित जन्नत को लेता और कहीं दूर चला जाता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है जैसी खबर जन्नत की मम्मी को सामना को लगता है तो सामना जो होती है उसी वक्त अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए अंकित के कमरे पर आना जाना शुरू कर देती है। लेकिन इधर अंकित भी भांप जाता कि आखिर जन्नत का आजकल अपनी मम्मी से ज़्यादा उठका बैठका क्यों है। तो इसी बीच पता भी लग जाता कि जन्नत की जो मम्मी होती मौके पर एक देह व्यापारी में जमी हुई औरत है। इस चीज़ की जानकारी लगने के बाद जो होता है अंकित अपनी पत्नी को उसकी अपनी माँ से मिलने के लिए पूरी तरह से पाबंदी पे लगा देता है। लगाने के बाद जो होता है जन्नत अपनी माँ से मिलना जुलना नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से अब अंकित जो होता है अपनी पत्नी अब इधर जन्नत से अब मिलना जुलना भी बंद करवा देता है। और जगह तरह शुरू जन्नत जो होता है अब इधर अपने पति अंकित को छोड़कर सीधा का सीधा अपनी बहन अब रुखसारा के पास आ जाती है और अपने ही जीजा सोनू के साथ उसी मकान में रहने लग जाती है। जब रहने लग जाती है इधर जो होता धीरे धीरे अब सोनू और साथ में जन्नत के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, क्योंकि साली और जीजा के नाते आशीष टोले बढ़ते हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ते हैं। इसी बीच संबंध बन जाता है और संबंध का जो सिलसिला जब चलने लग जाता है सोनू सोच लेता है अब इधर जो होता है जन्नत को भी इसी देह व्यापारी के धंधे में उतारा जाए। यही सब सोच साज कर सोनू बार बार कोशिश करता है जन्नत को मनाने को, लेकिन जन्नत जो होती है अब तैयार नहीं होती है। लेकिन इधर एक दिन सोनू खुद चाल चलता है, अपने ही साथ कुछ व्यापारी को अपने घर में लाता है, लेकिन जन्नत को एक कोल्ड ड्रिंक में काफ़ी सारी नींद की गोली मिलाकर दे देता है। पीने के बाद जन्नत काफ़ी गहरी नींद में आ जाती है, जिसकी वजह से व्यापारी जो होते हैं अब जन्नत के साथ रिश्ते को अंजाम देते हैं। लेकिन जैसे जन्नत को होश आता है सारी सच्चाई सोनू जो होता है जन्नत के सामने रख देता है। कहने लग जाता कि जन्नत तुम्हें भी इसी धंधे में बार बार अब चलना पड़ेगा। अब इधर जो होती है सोनू की इस बात को सुनकर जन्नत पूरी तरह से खपा हो जाती है और झगड़े तकरार अब शुरू कर देती है। जन्नत कह देती है कि देखो सोनू तुम्हें हमसे शादी तो करना पड़ेगा। यही बात सुनकर पूरी तरह से सोनू खफा हो जाता, कहने लग जाता कि हम जब तुम्हारी बहन की ना हुए तो आखिर तुम्हारी अब हम कहाँ हो पाएंगे। क्योंकि रुखसारा और इधर सोनू के बीच जो होता है झगड़े तकरार पहले से शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर जो होता है जन्नत की आने की वजह से रुखसारा को खबर जब लगता है तो इधर झगड़े तकरार और बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इसकी खबर जाकर अब सोनू की पहली पत्नी मीना को लग जाता है और मीना जैसी खबर पाती है इधर अपने पति के खिलाफ हो जाती है और आने लग जाती है अपने ही पति के उसी कमरे पर अपने रूम द्वारा में। और जब आने लग जाती सोनू से मुलाकात करती और रिश्ते तोड़ने की मांग करती, लेकिन सोनू के द्वारा जो होता है पूरी तरह से मीना समझ जाती कि अब रिश्ते टूटने वाले, जिसकी वजह अपने पति को अब इधर जाकर खुद जन्नत के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती, जिसकी वजह से सोनू जो होता है अब ठान के बैठ जाता है कि जन्नत जैसी औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना ही हमारी ज़िंदगी जीने का एक जरिया है, क्योंकि उसके बाद रुखसारा और साथ में मीना के साथ हमारी खूबसूरत ज़िंदगी चल पाएगी। यही सब सोच साज कर अब सोनू जो होता है अपने ही साली गुड्डू से संपर्क करता है और गुड्डू जो होता है ठीक अब इधर अब सोनू के कमरे जो पिरुमदारा इलाके में होता है वहाँ पर आना जाना शुरू कर देता है। और तभी एक दिन ठीक जैसे ही 14 जून साल 2019 का ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त जन्नत जो होती है अब अपने पति सोनू के कमरे पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद गुड्डू भी होता है
और गुड्डू को जब देखती जन्नत समझ जाती कि मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है और जन्नत वहीं सोनू से कह देती कि हमें तुमसे शादी करना है। इसी बात को लेकर जन्नत और सोनू के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं और वहीं सोनू जो होता है गुड्डू को इशारा करता है और वहीं पर तार होता है और तार से ही जन्नत का गला घोंटकर दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं और अपने ही वैगनार कार में बॉडी को डंप करते हैं और डंप करने के बाद देवरू पारदार रेलवे जो स्टेशन उसी के पास एक नहर होता है, उसी नहर में ले जाकर बॉडी को तौर तरीके से ठिकाने लगाते हैं। फिर कार को लेते हैं और लेने के बाद पास एक पेट्रोल पंप होता है, वहाँ से कुछ केरोसिन लेते हैं और दोबारा लेकर लौटते हैं, नहर में हलते हैं। हलने के बाद जो होता है चेहरे को बुरी तरह से उसी केरोसिन से बिगाड़ देते हैं और सोच लेते हैं कि बॉडी को तौर तरीके से जलाकर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन केरोसिन डालते वहाँ से आते हैं, लेकिन बॉडी की जो अवस्था होती है मौके पर, उसी अवस्था से बॉडी मौके पर जल नहीं पाती है और दोनों अपने घर चले आते हैं। सोच लेते हैं कि अब जो होता है सोनू की ज़िंदगी ऐशो आराम से बीतेगी और सोनू तो पत्नियों के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन पुलिस की एक गलती इधर जो होता है दोनों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा जाती है। दोस्तों, पुलिस की जो टीम बड़े मेहनतना तरीके से अपनी रंग रूप दिखाती है। सोनू को जब कस्टडी में लेती है, सोनू पुलिस के सामने सच्चाई कबूल कर दिया। पुलिस की जो टीम होती है और कार को और साथ में कुछ हथियार को अपने कब्जे में लेती है और दूसरी तरफ गुड्डू को भी अपने कब्जे में सोनू के दर पे लेती है। पुलिस की जो टीम होती है सोनू और गुड्डू को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।